हेलो एंड वेलकम टू पढ़ लो इंडिया, अ यूनिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अमित और आप मेरे साथ कवर कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के चैप्टर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड के अंदर जो देखिए जो सब टॉपिक्स है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कन्वेंशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, या ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, और इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या क्या है, इंडिया किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। इन सब के बारे में डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहले जान लेते हैं कि सिक्योरिटी से हम समझते क्या है। व्हाट इज सिक्योरिटी। हम अक्सर आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि देश की सिक्योरिटी को खतरा है, या किसी बड़े जो वीआईपी लोग हैं या बड़े लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को खतरा है। तो पहले एक आसान सी भाषा में समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। एट इट्स मोस्ट बेसिक, सिक्योरिटी इंप्लाइज फ्रीडम फ्रॉम द थ्रेट्स। So, at its most basic, security implies freedom from threats. तो सीधी सीधी भाषा में अगर कहें तो जहां पर फ्रीडम हो, हमें थ्रेट्स ना हो, उससे में फ्रीडम रहे, उसको हम कहते हैं कि सिक्योर्ड है। यानी यहां पे कोई थ्रेट नहीं है किसी तरह का, जान का नुकसान होने का। Those who study security therefore generally say that only those things that threaten core values should be regarded as threat to security. तो देखिए, जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे तो आप जब सिक्योरिटी को डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं आप कि जो लोग स्टडी करते हैं सिक्योरिटी को लेके, those who study it, they say that only those things that threaten core values, यानी जो सिर्फ core values को threaten करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज should be regarded as a threat to security. तो हम अपने आंसर में इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। एक लाइन में हम अपने आंसर में सिक्योरिटी का मतलब बता सकते हैं। कैन ऑल दोज थ्रेट्स बी ब्रॉट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी? नॉट एट ऑल। यानी कि क्या हम सभी चीजों को मान ले कि थ्रेट होता है सिक्योरिटी के लिए? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड सो endanger core values that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation. यानी कि जब हम कोर वैल्यूज की बात करते हैं तो हम उन्हीं चीजों को थ्रेट मानते हैं सिक्योरिटी को, कि इन चीजों से हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट है जिनसे हमारे कोर वैल्यूज बियॉन्ड रिपेयर डैमेज हो जाए। अब इसका मतलब क्या है, हमारी कोर वैल्यूज क्या है? अगर मैं इसको आपके लिए आसान भाषा में बोलूं, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सॉवरीन कंट्री। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंस होने के लिए उसका सॉवरीन होना बहुत जरूरी है। वो इंडिपेंडेंट है और सॉवरीन है, तभी वो एक कंट्री सही मायने में कहलाता है। तो मान लीजिए कि इंडिया के ऊपर किसी और देश का वो कहे कि ठीक है, तुम चुनाव करो, तुम सरकार बनाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पॉलिसीज तुम्हारी सरकार बनाएगी वो हम डिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया एक सॉवरीन कंट्री नहीं है, इंडिपेंडेंट है पर सॉवरीन नहीं है। इट इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन जहां पे आप सरकार अपनी चुन रहे हैं और सरकार पॉलिसी जो है वो किसी और देश के कहने पे बनाने लगे। तो कोर वैल्यू हमारी क्या है कि हमको इंडिपेंडेंट होना है और हमें सॉवरीन होना है। बस समझाने के लिए यूज कर रहा था, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो अगर कोई और कंट्री इस तरह से हमारे साथ करे तो हमारी कोर वैल्यू जो है वो सॉवरेनिटी की, वो डैमेज हो जाएगी बियॉन्ड रिपेयर, हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज अ थ्रेट टू आवर सिक्योरिटी। Now, security is a slippery idea. The notions of security can be put under two groups. तो सिक्योरिटी के जो आइडिया को है उसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो पहला है ट्रेडिशनल नोशन और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशन या कंपोनेंट या कंसेप्शन। तो एक ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का और एक नॉन ट्रेडिशनल नोशन है। तो पहले ट्रेडिशनल नोशन करते हैं। आप जब भी अपना आंसर लिखेंगे कि सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप हमेशा एक दो लाइन में डिफाइन कर देंगे कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है,
साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि जो सिक्योरिटी है उसको हम, अब या तो फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता है ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी पे, या फुल लेंथ क्वेश्चन आ सकता है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पे, या दोनों को कंबाइन करके आ सकता है। तो जिस तरह का सवाल आएगा आप उस हिसाब से अपने आंसर को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats. तो जैसा बात ही कर रहे हैं हम, हेडिंग ही कह रहा है कि ट्रेडिशनल है, यानी कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या है कि कोई जो मिलिट्री थ्रेट होता है किसी कंट्री के ऊपर, किसी ग्रुप के ऊपर, उसकी बात करते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल नोशन में हम ग्रुप को इंक्लूड नहीं करते, हम सिर्फ कंट्रीज को लेके, रेफरेंस पॉइंट जो हमारा होता है वो कंट्री होता है। किसी कंट्री को अगर दूसरी कंट्री से मिलिट्री थ्रेट है तो वो सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है ट्रेडिशनल नोशन में। द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री which by threatening military action endangers the core values of sovereignty, independence and territorial integrity। यानी जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। कोर वैल्यूज हमारी क्या है? सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, तो इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है। इसको थ्रेटन करता है तो उसको हम ट्रेडिशनल नोशन में थ्रेट टू सिक्योरिटी मानते हैं। In responding to the threat of war, a government has three basic choices। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए तीन बेसिक चॉइसेस होती हैं गवर्नमेंट्स के पास। कौन कौन सी? सरेंडर कर देना कि हमें लड़ना नहीं है, हम कमजोर हैं आपसे, आप आइए और हमारे ऊपर कब्जा कर लीजिए, सबसे आसान रास्ता। दूसरा रास्ता है टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट्स ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। यानी कि कह रहा है कि आप हमसे लड़ना चाहते हैं, हम उस लड़ाई को इतना महंगा कर देंगे, अनएक्सेप्टेबल लेवल पे लेके चले जाएंगे, जिससे दूसरे देश की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होके रह जाए, यानी वो उस वॉर को फंड ना कर सकने की हालत में आ जाए और लड़ाई फिर अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला साइड जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो इकोनॉमिकली शैटर हो जाएगा। और जो तीसरा है टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट। और तीसरा क्या है कि आप एक्चुअली लड़ाई में एंगेज करते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं। क्यों करते हैं डिफेंड? So as to deny the attacking country its objective and to turn back or defeat the attacking forces altogether। यानी कि हम लड़ेंगे और हम आपको हराकर वापस भेज देंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है हम पे अटैक करने का वो डिफीट हो जाएगा। आप अटैक करके हम पे कब्जा करना चाहते थे, हमने आपको अगर डिफीट कर दिया तो आपका ऑब्जेक्टिव ही डिफीट हो गया। Governments may choose to surrender when actually confronted by war, but they will not advertise this as the policy of the country. Therefore, security policy is concerned with preventing war, which is called deterrence. Preventing war, which is called deterrence, and with limiting or ending war, which is called defense. तो दो चीजें ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं कि जो सरकारें होती हैं उनके ऊपर सच में अगर अटैक हो जाए तो कोई बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जो सरेंडर कर देती हैं, तो बट वो कभी ये नहीं कहते कि ये हमारी पॉलिसी है कि हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम सरेंडर कर देंगे उसके सामने। तो उसको पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी की तरह सरकार जो है इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकती है, दो वो इस बात को अग्री कर जाए और सरेंडर कर दे इन रियलिटी। देयरफॉर सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद प्रिवेंटिंग वॉर। यानी कि सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है कि आप लड़ाई रोकने की ताकत रखते हैं, कि सामने वाला देश जो है, आप अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, जब आपका प्रोजेक्शन होता है कि सामने वाली कंट्री जो है वो आप पे अटैक करने से बचती रहती है, और इसको हम कहते हैं डेटरेंस। डेटरेंस थ्योरी है, तो जहां पे आप डिस्करेज करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, अपने आप को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं जिससे डेटरेंस क्रिएट हो और सामने वाला वो काम ना करे। लॉ में जैसे अगर हम किसी को 10 साल के लिए सजा देते हैं तो हम इसलिए देते हैं कि तुम ऐसा काम करोगे तो तुम्हें 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। इट एक्ट्स एज अ डेटरेंस कि नहीं, वो उसने ये काम किया था, सपोज ए ने कोई गलत काम किया, बी को अब ये लगेगा कि यार ए ने तो गलत काम किया था, उसको 10 साल की सजा हो गई, मैं ऐसा कुछ ना करूं नहीं तो मेरे को भी 10 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा। तो ये डेटरेंस थियरी होती है। और एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर विच इज कॉल्ड डिफेंस। और डिफेंस का मतलब हम सब जानते हैं, डिफेंस फोर्सेज होती है हमारी, डिफेंस करते हैं कि या तो हम वॉर को लिमिट कर दें और खत्म कर दें, तो दोनों में से कोई भी, उसको हम डिफेंस के अंदर ले आते हैं। Now, traditional security policy has a third component called balance of power। तो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर थर्ड कंपोनेंट है वो है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना।
Governments are very sensitive to the balance of power between their country and other countries. They do work hard to maintain a favorable balance of power with other countries. तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके लिए गवर्नमेंट्स जो है वो कैसे इस बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करती हैं? वो अपनी मिलिट्री को बहुत स्ट्रांग करती हैं, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ काम करती हैं कि जब सामने वाले देश को पता चले कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, मेरे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, तो वो मेरे पे अटैक करने के पहले सोचेगा कि इस कंट्री के पास एक्चुअली ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है अगर हम उस पर अटैक करें तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर को गवर्नमेंट्स जो हैं, कंट्रीज जो हैं वो मेंटेन करती हैं. अ गुड पार्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर इज टू बिल्ड अप one's military power, although economic and technological power are also important since they are the basis for military power. तो अगर आप टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एडवांस हैं तो आप अगर चाहें तो मिलिट्रीली भी अपने आप को काफी एडवांस और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. अ फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज अलायंस बिल्डिंग. तो जैसा कि हम देखते हैं, हम दोस्ती करते हैं अपने अपने स्कूल में, अपने हमारे दोस्त होते हैं, गली मोहल्लों में हमारे दोस्त होते हैं, हमारी कॉलोनीज में दोस्त होते हैं. हम ये अलायंस कर रहे हैं एक तरह से कि अगर ये लोग मेरे दोस्त होंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा. अच्छा कैसे होगा? आई विल फील सिक्योर्ड कि हाँ मेरे साथ 4 दोस्त हैं. उसी तरह से जब हम गवर्नमेंट के टर्म्स में बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अलायंस बिल्डिंग करती हैं दूसरी कंट्रीज के साथ. पिछले चैप्टर्स में याद कीजिएगा हमने नेटो के बारे में पढ़ा था किस तरह से, या सोशलिस्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ा था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ा था. ये अलायंस बिल्डिंग था कि आप अपने साथ ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को जोड़ के रखते हैं ताकि कोई आप पे अटैक करने की हिम्मत ना करे. An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack. तो सिंपल बात थी जो मैंने आपको समझाई. Alliances are based on national interest and can change when national interests change. और ये अलायंस बिल्डिंग जो गवर्नमेंट्स करती हैं वो किस बात पे करेंगी? अपना फायदा यानी नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको ध्यान में रख के करती हैं. और जब नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है तो अलायंस के पार्टनर्स भी चेंज हो जाते हैं. एक टाइम ऐसा था कि जैसे इंडिया जो था वो सोवियत यूनियन के बहुत करीब था. कहा जाता था कि एक्चुअली इंडिया ने उसके ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन फॉर्मली इंडिया ने कभी उसके ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था. एंड यस, इंडिया हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन. बट आज की डेट में इंडिया बहुत क्लोज किस कंट्री के है? यूएस के भी है, रशिया से भी हमारे क्लोज रिलेशन है. हमारे नेशनल इंटरेस्ट चेंज हुए तो हमने अलायंस पार्टनर को चेंज किया या फिर ब्रॉडन किया अपने अलायंस में, और भी देशों को साथ लेकर आए. In the traditional view of security, then most threats to a country's security come from outside its borders. That is because the international system is a rather brutal arena in which there is no central authority capable of controlling behavior. तो जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है ट्रेडिशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए, जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो होता है बॉर्डर के बाहर से. इंटरनली नहीं बात करते हैं वो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में देखें तो इंडिया के लिए कौन सा थ्रेट है? बॉर्डर के बाहर पाकिस्तान है, चाइना है, इस तरह की कंट्रीज हैं. इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको जो ट्रेडिशनल सेंस या ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी वो उसको काउंट नहीं करता है. इट इज टेम्पटिंग टू थिंक दैट द यूनाइटेड नेशंस इज सच एन अथॉरिटी और कुड बिकम सच एन इंस्टीट्यूशन कि वो जो है वो इंटरनेशनली कंट्रीज को कंट्रोल करे कि आप एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करें. बट क्या यूएन की ये अथॉरिटी है? Let's see. The UN is a creature of its members and has authority only to the extent that the membership allows it to have authority and obeys it. अब मान लीजिए यूनाइटेड नेशंस, मान के लीजिए आप पहले इस बात को समझिए कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको बनाया दुनिया के सारे देशों ने मिलके है, तो उसकी अथॉरिटी उतनी ही होगी जितनी दुनिया के देश उसको अथॉरिटी दे रहे हैं, जहां तक वो उसकी बात सुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जब यूएस को अटैक करना था इराक के ऊपर तो उसने यूएन से परमिशन नहीं मांगा और उसने अटैक कर दिया. यूएन ने क्या कुछ इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस के ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं, क्योंकि वो अथॉरिटी यूएन की नहीं है. तो इस सेंस में समझिए कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी देश को कुछ करने से रोक ले. हाँ, कोई छोटा मोटा देश होगा तो शायद यूएन कोई एक्शन ले ले, बट जहां तक बात होगी चाइना की, यूएस की, रशिया की, इंडिया की, बड़े बड़े पावरफुल मिलिट्रीली पावरफुल जो कंट्रीज हैं उनके खिलाफ यूएन जनरली नहीं जाने की कोशिश करता है. और इंडिया के लिए शायद चला जाए, बट अमेरिका, चाइना इनसे थोड़ा सा वो दूरी बना के रखता है. ट्रेडिशनल नोशंस इंटरनल.
अब यहां तक हमने बात की ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी की, तो वो हमने देखा कि ट्रेडिशनल सेंस में माना जाता है कि जो थ्रेट है वो आपकी बाउंड्री, जो आपकी टेरिटोरियल बाउंड्री एक देश की, वो बाहर से। अब थोड़ा इंटरनल देख लेते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर it seemed that for the most powerful countries on earth, internal security was more or less assured. मतलब कि जो यूएस थे या सोवियत यूनियन था, उसको पता था कि हमारा थ्रेट हमारे देश के अंदर नहीं है, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बिकॉज सुपर पावर थे वो। तो उनको लगता था कि हमारा थ्रेट जो है वो बाहर से, जो हमने बात की थी अभी पिछली स्लाइड में। After 1945, the US and Soviet Union appeared to be united and could expect peace within their borders. यानी कि 1945 के बाद जो यूएस और सोवियत यूनियन थे, उनको लगा कि यूनाइटेड है, मतलब ये कंट्री एज अ कंट्री जो है वो दे आर यूनाइटेड, और उनके अंदर पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी इनसे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फेस नो सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम ग्रुप्स और कम्युनिटीज लिविंग विद इन दोज बॉर्डर्स। तो जो लोग रहते थे इन बॉर्डर्स के अंदर, यानी सोवियत यूनियन के जो सिटीजन्स थे और जो यूएस के सिटीजन्स थे, उनको लगता था कि हमें किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज एक्चुअली नो इंटरनल थ्रेट टू आवर लाइव्स और आवर पीस एंड सिक्योरिटी। Therefore, these countries focus primarily on threats from outside their borders. The Second World War was followed by the Cold War. अब हमें ये पता है, ये तो बात हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सुपर पावर्स इमर्ज हुए थे, उनके विद इन जो लोगों का नोशन था कि यहाँ पर इंटरनली हमें कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन 1945 के बाद कोल्ड वॉर शुरू होता है, शीत युद्ध, in which the US led Western alliance faced the Soviet led communist alliance. So some European powers in addition continued to worry about violence in their colonies from colonized people who wanted independence. तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थी जिन्होंने अभी भी कुछ कंट्रीज को कॉलोनाइज करके रखा था, या जिनको नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, उन कंट्रीज से उनको थ्रेट था कि शायद ये जो जिनको हमने कॉलोनाइज करके रखा है, अपना गुलाम बना के रखा है, वो लोग हम पर अटैक कर दें। Example, French fighting in Vietnam in the 1950s or the British fighting in Kenya in the 1950s and early 1960s. तो ये दो तीन एग्जाम्पल हैं, आप अपने आंसर में ये एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंच का वियतनाम में 1950s में और ब्रिटेन का केनिया में 1950s and 60s में जो लड़ाई चल रही थी, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। As the colonies became free from the late 1940s onwards, their security concerns were often similar to that of the European powers. अब 1940 के बाद एक दौर आया था, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज जो हैं उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, और अब उनको अपनी सिक्योरिटी को लेके कुछ कंसर्न्स थे। Some of the newly independent countries like European powers became members of the Cold War alliances. तो अब जैसे कि यूरोपियन पावर्स की हम बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वो कोल्ड वॉर में उन्होंने एक अलायंस ज्वाइन कर लिया, कुछ सोशलिस्ट ब्लॉक में चले गए, कुछ कैपिटलिस्ट ब्लॉक में चले गए। The Cold War between the two superpowers was responsible for approximately 1/3 of all wars in the post-World War period. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रहा है कि जो कोल्ड वॉर था उसके दौरान क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल वॉर्स इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड जो थे वो कोल्ड वॉर पीरियड में ही हुए थे। एक तिहाई जो लड़ाइयां हुई कोल्ड वॉर, जो दोनों सुपर पावर्स थी यूएस एंड यूएसएसआर, उनके बीच में लेके जो दुनिया भर में जितनी लड़ाइयां हुई उसके बीच का 1/3 जो लड़ाइयां हुई, यानी अगर दुनिया में 9 लड़ाइयां हुई तो 3 लड़ाइयां इनको लेकर हुई, ये जो दोनों सुपर पावर्स थे। Most of these wars were fought in the third world, just as the European colonial powers feared that they might be attacked by their former colonial रूलर्स। तो और कुछ कंट्रीज को ऐसा लगता था, जिन्होंने अपनी न्यूली इंडिपेंडेंस गेन किया, उनको ये लगता था कि जो हमको जिनसे हमने अपनी आज़ादी ली है इतना लड़के, वो फिर से कहीं हम पे अटैक ना कर दें, वो कहीं हमें फिर से अपना गुलाम ना बना लें, तो उनका भी सिक्योरिटी थ्रेट था। The security challenges facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from the challenges in Europe in two ways. For one thing, the new countries faced the prospect of military conflict with the neighboring countries. Now, ये तो हम यूरोप की बात कर रहे थे, अब एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कंसर्न बिल्कुल अलग था।
यहाँ पे क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, इनके बीच की अपनी अपनी अलग अलग राइवलरीज थी और इन राइवलरीज की वजह से उन्हें डर लगता था कहीं एक दूसरे से वो न लड़ जाए, यानी हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दे। तो ये बिल्कुल अलग कंसर्न, यूरोप से बिल्कुल अलग कंसर्न एशिया की कंट्रीज के अंदर था। For another, they had to worry about internal military conflict. अब क्योंकि मतलब बहुत सारी कंट्रीज जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट थी, तो उनको लगता था कि इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि जो ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे, उनके अंदर के बहुत सारे प्रॉब्लम, मतलब उनकी अपनी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एक दूसरे को लेकर। तो हमेशा ये डर बना रहता था कि इनके बीच में कहीं लड़ाई न छिड़ जाए। Many newly independent countries came to fear their neighbors even more than they feared the US or Soviet Union or the former colonial powers. तो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे वो अपने नेबर्स से ज्यादा डरती थी कि और यूएस और सोवियत यूनियन से कम डरती थी। उनको लगता था कि एक तो हमारे अंदर ही इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कहीं हो गया डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, तो और कहीं हमारे नेबर ने हम पर अटैक कर दिया, तो यूएस सोवियत यूनियन उनसे बहुत दूर थे, तो उतना डर उन्हें सोवियत यूनियन का या यूएस का नहीं था जितना अपने नेबर्स का था। They quarreled over borders and territories or control of people and populations or all of these simultaneously. जिसके लिए लड़ाइयाँ होती है, बॉर्डर के लिए, लोगों के लिए कि ये हमारे लोग हैं तो ये यहाँ की टेरिटरी हमारी है, तो इस तरह की बातों को लेके इनके अंदर टेंशन्स होती थी। Internally, the new states worried about threats from separatist movements. A neighbor might help separatists, leading to tensions between the two neighboring countries. तो जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमारे देश के अंदर भी चला, और हमें जैसा कि पता है कि पाकिस्तान आज भी हमारे देश में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड करता है, तो इस तरह की कंसर्न्स जो थे वो यहाँ पे एशियन कंट्रीज में, जो न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन कंट्रीज थी, उनके अंदर थे। Internal wars now make up more than 95% of all armed conflicts fought anywhere in the world. Between 1946 and 1991, there was a 12-fold rise in the number of civil wars, the greatest jump in 200 years. यानी कि कहा जा रहा है कि 1946 से 1991 के अंदर there was a 12-fold jump in civil wars. सिविल वॉर यानी सिविल वॉर क्या होता है, एक कंट्री के अंदर ही इंटरनल स्ट्राइफ हो जाए, इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ने लग जाए, तो 12-fold राइज हुआ था यहां पर। तो अब देख लेते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन की। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का नोशन तो हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में जाना कि उनके कंसर्न क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन दोनों देख लेते हैं। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible. It is now an almost universally accepted view that countries should only go to war for the right reasons, primarily self-defense or to protect other people from genocide. यानी कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में पहले तो ये रिकॉग्नाइज किया गया कि अगर हम कोऑपरेट करें अपनी पड़ोसी के साथ और दूसरे देशों के साथ, तो हम थ्रेट को, वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये माना गया कि हमें लड़ाई में तभी जाना है, कब? पहले तो राइट रीजन उन्होंने कहा कि राइट रीजन क्या है, सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड। इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि सेल्फ डिफेंस के लिए इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ाई की। जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया तो इंडिया ने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पाकिस्तान से लड़ाई की। जेनोसाइड या प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो लोगों को टॉर्चर कर रही थी, वहाँ पे मास मर्डर्स हो रहे थे, जो भी प्रोटेस्ट करता था, तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके अपनी जान बचाने के लिए आने लगे, और तब इंडिया को इंटरवीन करना पड़ा और इंडिया ने दूसरे लोगों को बचाने के लिए वो वॉर में गया। ट्रेडिशनल नोशन में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। Traditional views of security do not rule out other forms of cooperation. तो जो traditional views of security है वो दूसरे टाइप के कोऑपरेशन को रूल आउट नहीं करता, वो कहते हैं कि और भी तरीके हो सकते हैं कोऑपरेशन करने के। The most important of these are disarmament, arms control and confidence building measures. तो और जो चीजें हैं वो हम कौन कौन सी बात कर सकते हैं कोऑपरेशन में। एक तो ये हो गया कि कंट्रीज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करें।
एक ये है कि सारी कंट्रीज मिलकर डिसआर्मामेंट, यानी कि जो जितना ज़्यादा कम आर्म्स हो इस दुनिया में, उसका प्रोडक्शन कम हो, नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत खतरनाक आर्म्स ना बने, उसके लिए कोऑपरेट करें, आर्म्स को कंट्रोल करें और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते रहें। एग्जाम्पल दे सकते हैं 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन या फिर 1992 का केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बैन कर दिया प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ दीज वेपन। क्योंकि सोचिए बायोलॉजिकल वेपन्स और जो केमिकल वेपन्स हैं, इनसे कितने हजारों लाखों लोगों को एक बार में मारा जा सकता है। तो इसलिए इस पे कन्वेंशन बना और जो कंट्रीज थी दुनिया की वो साथ आई, उन्होंने अग्री किया कि इस तरह के वेपन्स को नहीं बनाना है। बट द सुपर पावर्स, द यूएस एंड सोवियत यूनियन डिड नॉट वांट टू गिव अप द थर्ड टाइप। तो हमने देख लिया बायोलॉजिकल कन्वेंशन पे लोगों ने, जो कंट्रीज थी उनके बीच में अग्रीमेंट हो जाता है, केमिकल वेपन्स के लिए अग्रीमेंट हो जाता है, बट जो थर्ड टाइप है न्यूक्लियर, उस पर अग्रीमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन और यूएस, इनको लगा कि अगर ये भी दे दिया तो हमारे बीच में और हमारे बीच और दूसरे देशों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास फिर कोई ऐसा हथियार नहीं रह जाएगा जिससे दूसरे देश डरे। तो they did not want to give up the third type of weapons of mass destruction, namely nuclear weapons, so they pursued arms control। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये गिव अप नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम ये करेंगे कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, कि हम इसका अब हम कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं उसको हम उसका नंबर फिक्स कर देंगे और हम सबको बताएंगे कि हमने इतने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। आर्म्स कंट्रोल की तरफ गए, उन्होंने उसको बैन नहीं किया। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। द एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972। देखिए ये सब एग्जाम्पल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, इससे आपका आंसर जो है वो और भी अच्छा होता है और मार्क्स बहुत फेच कर सकता है आपको, आप जब एग्जाम्पल देके अपने आंसर को लिखते हैं। टू try to stop the United States and Soviet Union from using ballistic missiles as a defensive shield to launch nuclear attack। तो ये जो ABM की ट्रीटी हुई थी 1972 में, इसने सोवियत यूनियन और यूएस को रोक दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज ना करें। द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968 की, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी के लिए जरूरी थी। NPT of 1968 was an arms control treaty in the sense that it regulated the acquisition of nuclear weapons, but the NPT did not abolish nuclear weapons। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं देना चाहते थे, न्यूक्लियर आर्म्स नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि हमारे पास ये रहे, और इसीलिए NPT बना। तो वो सिर्फ रेगुलेट करता है उसके यूज को, वो उसके यूज को बैन नहीं करता है। तो NPT of 1968। Now, traditional security also accepts confidence building measure as a means of avoiding violence। Confidence building measures क्या होते हैं? तो आप जैसे कल्चरल एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, है ना, कि आप एक कल्चरल ट्रूप भेज रहे हैं अपने देश से दूसरे देश में जाने का, वहाँ के लोगों को आपके कल्चर के बारे में पता चले, वहाँ से लोग आ रहे हैं ताकि आपको उनके कल्चर के बारे में पता चले। फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें की जाती है। कॉन्फिडेंस टॉक्स किए जाते, रेगुलर टॉक्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती है गवर्नमेंट लेवल पे। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। इन शॉर्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर दैट राइवल्स डू नॉट गो टू वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस परसेप्शन, यानी कि आपको गलत फहमी ना हो जाए, आपका परसेप्शन जो हमारे बारे में गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हो जाए। तो रेगुलर जब बातचीत होती रहती है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग और नहीं क्रिएट होती है, उससे क्लैरिटी रहती है, वो एक दूसरे के बारे में दोनों कंट्रीज जो है रेगुलर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते रहते हैं, और इसी को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का हिस्सा बोलते हैं। तो ये था, हमने ट्रेडिशनल साइंस में जो सिक्योरिटी की बात है वो हमने की। अब थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल देख लेते हैं। नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या है? Now, non-traditional notions of security go beyond military threats। जैसा कि हमने पहले ही देखा था, ट्रेडिशनल जो नोशन होता है सिक्योरिटी का, उसमें सीधे सीधे माना जाता है कि मिलिट्री थ्रेट है। यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल सेंस में हम इसके बियॉन्ड जाके देखते हैं कि और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसेप्शन, द रेफरेंट इज द स्टेट विद इट्स टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है
ट्रेडिशनल सेंस में वो स्टेट होता है, कंट्री होती है, गवर्नमेंट होता है। इन द नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन द रेफरेंस इज एक्सपैंडेड। प्रोपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई not just the state but also individuals or communities or indeed all of humankind। यानी कि वो कहते हैं कि सिर्फ स्टेट को ही थ्रेट नहीं हो सकता है, किसको किसको, कम्युनिटी को हो सकता है, ग्रुप को हो सकता है, इंडिविजुअल को हो सकता है, या फिर पूरे ह्यूमन काइंड को थ्रेट हो सकता है। नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। तो जब हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। नाउ ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। यानी कि वो कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट की सिक्योरिटी से। बट सिक्योर स्टेट्स डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। बट इसका आप इसको ऐसे समझिए कि कोई कंट्री सिक्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के लोग भी सिक्योर हैं, क्योंकि वो कंट्री सिक्योर्ड है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, कि कोई दूसरा कंट्री उस कंट्री पे अटैक करके उसको डिफीट नहीं कर सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो कंट्री ने अपने आप को एक्सटर्नली सिक्योर कर लिया है। इंटरनली क्या वहां के लोग सिक्योर्ड है, वहां के माइनॉरिटीज का हालत क्या है, वहां के वुमेन जो है उनकी हालत क्या है, और इस तरह के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स, उनमें किस किस तरह के थ्रेट्स हैं। Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies। मतलब कि लास्ट 100 ईयर में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो सरकारें होती हैं एक देश की, वो अपने लोगों को ज्यादा मार चुकी होती हैं जितना कि फॉरेन आर्मी मारे उससे कहीं ज्यादा। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में। प्रोपोनेंट्स ऑफ नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल। अब इसके अंदर भी देखिए क्या है, एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को समझ लेते हैं। नैरो कॉन्सेप्ट में वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल, एज फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान पुट्स इट, प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। तो प्रोटेक्ट करना हमें अपने इंडिविजुअल्स को किन से, इंटरनल वायलेंस से, कम्युनिटीज को, इंडिविजुअल्स को। तो नैरो व्यू जो है वो सिर्फ इतनी ही बात करता है, जबकि जो ब्रॉड व्यू है वो कहता है the threat agenda should include hunger, disease, natural disasters, because these kill far more people than war, genocide and terrorism combined। तो broad जो concept है वो कहता है कि violent threat जो है वो individual को हो, narrow concept इसकी बात करता है, या communities को हो, लेकिन violent threat की बात कर रहा है, यानी किसी तरह की लड़ाई जिसमें उनका नुकसान हो जाए। लेकिन जो broad concept है वो क्या कहता है, वो कहता है कि hunger, disease, इस तरह की जेनोसाइड, नेचुरल डिजास्टर्स, इन सबको आप इंक्लूड करते हैं, तब ये जाकर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनता है कि हंगर से भी लोग मरते हैं, टेररिज्म मतलब हंगर, नेचुरल डिजास्टर, इन सब से ज्यादा लोग मरते हैं देन इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें देन टेररिज्म। ह्यूमन सिक्योरिटी पॉलिसी दे आर्ग्यू शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दीज थ्रेट्स एज वेल फ्रॉम वायलेंस। की वायलेंस से तो उनको बचाना ही है, बट हंगर से भी बचाना है, हमें उन्हें नेचुरल डिजास्टर से भी बचाना है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट फॉर्मुलेशन द ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा आल्सो एनकम्पासेस इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड थ्रेट्स टू ह्यूमन डिग्निटी। तो वो ये कहता है कि हमें ह्यूमन डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ ही साथ इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। कोई देश आजाद हो गया और वहां के लोग भूख से मर जाएं, क्या उस भूख से मरने वाले लोगों के लिए आजादी का कोई मतलब रहे? नहीं रहेगा, है ना। तो हमें इन सारे कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलना है। Put differently, the broadest formulation stresses what has been called freedom from want and freedom from fear respectively. Freedom from want and freedom from fear. The idea of global security emerged in the 1990s in response to global nature of threats. तो global security जो है, ये जो आइडिया है 1990s में आया। क्यों? क्योंकि जो थ्रेट का नेचर है वो ना इंडिविजुअल रहा, ना कोई एक स्टेट स्पेसिफिक, ना कोई कंट्री स्पेसिफिक, ना एक कम्युनिटी स्पेसिफिक रहा। कैसे? एड्स, ग्लोबल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये किसी कंट्री को फोकस करके नहीं हमला कर, मतलब अटैक कर, इनसे किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को थ्रेट नहीं है, इससे पूरे की पूरी दुनिया को थ्रेट है। ये कोई अमीर देश है तो क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं बोलेगा
कि मैं अच्छा तुम तो अमीर देश हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई अपना असर नहीं करूंगा। या फिर अगर हम बात करें टेररिज्म की, हमें पता है यूएस के ऊपर भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, इंडिया के ऊपर भी होते हैं। तो रिच कंट्री हो, पुअर कंट्री हो, मिलिटरीली पावरफुल कंट्री हो, मिलिटरी वीक कंट्री हो, डजंट रियली मैटर। ये जो ग्लोबल नेचर है ना थ्रेट का, वो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगा। और इसीलिए जो आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी है इसी के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ है। नाउ न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, जो नए सोर्सेज है थ्रेट के, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, टेररिज्म रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। टेररिज्म क्या है? कहता है पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट्स सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। Terrorist groups seek to change a political context or condition that they do not like by force or threat of force। यानी वो एक political context change करना चाहते हैं। For example, किसी देश में कोई एक political ideology की government है और एक कोई बहुत strong country है जिसकी political ideology उस देश की political ideology से बिल्कुल अलग है, और वो उसके ऊपर या उस देश में एक ऐसा ग्रुप है जिसको वो political ideology पसंद नहीं है और उसका कुछ कंसर्न है इस कंट्री से, कोई इंटरेस्ट है इस कंट्री में, तो वो चाहेगा कि वो थ्रेट का यूज करके उस कंट्री की पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को चेंज करे, यानी कि उस देश की सरकार को चेंज कर दे या सरकार को फोर्स कर दे कि वो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज कर ले। द क्लासिक केसेस ऑफ टेररिज्म इन्वॉल्व हाईजैकिंग प्लेन्स, प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन्स, कैफेज, मार्केट्स एंड अदर क्राउडेड प्लेसेस। तो ये थ्रेट या फियर ऑफ थ्रेट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है? वो ऐसे किया जाता है कि वो कहीं पे हाईजैक कर लेते हैं प्लेन, वो कहीं पे बॉम्ब लगा देते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर देते हैं आके, जैसा हमारे यहाँ मुंबई में हुआ था। तो इस तरह की चीजें करते हैं जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो जाए। ह्यूमन राइट्स हैव कम टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ह्यूमन राइट्स जो है उसकी बात हम करते हैं, 3 तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज पॉलिटिकल राइट्स। जो पहला है ह्यूमन राइट्स, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल नेचर उसका होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और असेंबली है। दूसरा जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की बात करता है, और जो थर्ड है वो राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल एंड एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज की बात करता है। तो इन तीनों को जब हम मिला देते हैं, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स एंड राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक एंड इंडिजिनस माइनॉरिटीज, तो जब हम तीनों को मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज द रेल्म ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज द एरेना ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसी के अंदर हम ह्यूमन राइट्स को ढूंढते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। While there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as universal। तो ब्रॉड एक अग्रीमेंट है कि ये जो है ये ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं, बट ये नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल नेचर का है। Since the 1990s, developments such as Iraq's invasion of Kuwait, genocide in Rwanda, Indonesian military's killing of people in East Timor have led to a debate on whether or not the UN should intervene to stop human rights abuses। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जैसे इराक ने, जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा भी था कि इराक ने कुवैत को वहां पे अटैक किया था, ऐसा मामला, या फिर रवांडा में जो जेनोसाइड हुआ था, इस तरह के इश्यूज को इससे डील करने के लिए क्या यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए इन इलाकों में, इन चीजों को रोकने के लिए? क्या यूनाइटेड नेशंस को यह अथॉरिटी दी गई है? तो इस पे एक डिबेट है जिस पे अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बना है। There are those who argue that UN Charter empowers the international community to take up arms in defenses of human rights। कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर है, या जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, वो एम्पावर करता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को टू टेक अप आर्म्स इन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो दुनिया के देश हैं वो यूएन के गाइडेंस में एक आर्म्स उठा सकते हैं ताकि वहां किसी जगह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना हो, उसको रोकने के लिए आर्म्स उठा सकते हैं। जबकि दूसरे लोग हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स will determine which instances of human rights violations the UN will act upon। यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो डिसाइड करेंगे कि यूएन को कहां पे इंटरवीन करना है और कौन सा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मामला है और कौन सा नहीं है, वो
उन पावरफुल कंट्रीज के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ग्लोबल पॉवर्टी इज अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, कि ग्लोबल पॉवर्टी जो है वो एक और सोर्स है इनसिक्योरिटी की। Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years, whereas rich countries will see population shrinkage in that period. यानी कि कह रहा है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ट्रिपल हो जाएगी इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, और जो रिच कंट्रीज है वहां पे पॉपुलेशन घट जाएगा, जो पुअर कंट्रीज है वहां पे पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। Now, high per capita income and low population growth make rich states or rich social groups get richer. तो जहां पे पर कैपिटा इनकम जो है, यानी जो लोगों के ऊपर प्रति व्यक्ति जो आय है वो ज्यादा है जहां पे, और पॉपुलेशन कम है, वो और अमीर हो जाएंगे। और जहां पे पर कैपिटा इनकम कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो लोग और गरीब हो जाएंगे। देन इस डिस्पैरिटी को contributes to the gap between northern and southern countries. तो इसी गैप को हम ये जो डिस्पैरिटी है ये contributes to the gap between, तो अगर हम दुनिया का नक्शा लें तो ये है इक्वेटर 0 डिग्री। इस इक्वेटर के नीचे जितनी कंट्रीज आती है ना उनको हम सदर्न कंट्रीज कहते हैं, जनरली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, सम पार्ट्स ऑफ एशिया, और ऊपर जो है वो नॉर्थ अमेरिका, आपका रशिया, साथ ही साथ यूरोप, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। तो यही कॉन्ट्रीब्यूट, जनरली यहाँ पर जो कंट्रीज है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो रिच हैं, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वो जनरली जो है पुअर है। For example, most of the world's armed conflicts now take place in sub-Saharan Africa, which is also the poorest region of the world. तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया गया है कि आप लिख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट है वो कहाँ पे होते हैं, सब सहारन अफ्रीका में होते हैं, और वो जो है दुनिया का सबसे पुअरेस्ट रीजन है, तो वहीं पे सबसे ज्यादा आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी है। तो किस तरह से गरीबी जो है इसमें कंट्रीब्यूट करता है इनसिक्योरिटी में, कि जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा होगी वहां पे इनसिक्योरिटी भी ज्यादा होगी। Poverty in the south is also led to large scale migration. Of course, जहां पे लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, रहने को घर नहीं होगा, पढ़ाई करने को स्कूल नहीं होगा, इलाज कराने को हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, वहां पे लोग जो हैं वो उस जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना चाहेंगे, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। पॉवर्टी साउथ के अंदर, यानी जो सदर्न, जो मैंने अभी बताया आपको नक्शे के ऊपर, जो सदर्न हेमिस्फीयर के लोग हैं वहां पे, वहां उस इलाके में माइग्रेशन जो है वो बहुत होता है। This has created international political frictions. Or international law and norms make a distinction between migrants and refugees. States are supposed to accept refugees and not migrants. तो क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिससे मैं अपनी लाइफ में मैं अपनी लाइफ डिग्निटी के साथ जी सकूं, तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ से माइग्रेट करके किसी ऐसी जगह पे जाके रहूं, काम करूं, पढ़ाई करूं जहां पे मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्टिंक्शन किया गया है। ये जो मैं कर रहा था मैं माइग्रेंट था, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था अपनी इच्छा से, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन रिफ्यूजीज जो होते हैं वो पॉलिटिकल कारणों से उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि रिफ्यूजी अगर किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता है तो दूसरी कंट्री को रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ में कोई जगह नहीं है। States are supposed to accept refugees and not migrants. While refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but remain within national borders are called internally displaced people. जैसे कि इंडिया में हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल में कश्मीरी पंडित्स की बात कर सकते हैं, जो टेररिज्म की वजह से, थ्रेट्स की वजह से जम्मू के रीजन से भाग भाग के इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाके बस गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है, ये अपने ही देश के अंदर एक इलाके से दूसरे इलाके में सेटल कर गए। Wars and armed conflicts in the south have generated millions of refugees seeking safe haven. ठीक है, from 1990 to 1995, 70 states were involved in 93 wars, which killed about 55 lakh people. बात ये कर रहे हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं वहां पे रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और 70 स्टेट्स
1990 से लेके 1995 इन 5 सालों के बीच 70 देशों के बीच में लगभग 93 वॉर्स हुए जिसमें 55 लाख पीपल वर किल्ड। तो ये एक डेटा है, इसको आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं टू मेक इट ज्यादा पावरफुल अपने आर्ग्यूमेंट्स को देने के लिए। नाउ एक दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, हेल्थ एपिडेमिक्स सच एज HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सीवियर acute respiratory syndrome मींस SARS जैसे कहते हैं, have rapidly spread across countries through migration, business, tourism and military operations. Now हेल्थ एपिडेमिक्स भी जो हैं इनके साथ साथ दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल करती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों को होती है और वो जिस जगह पे जाते हैं वहां पे भी उस बीमारी को कैरी करके ले जाते हैं और फिर उस पॉपुलेशन में जहां पे वो नई जगह पे गए हैं उस पॉपुलेशन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। By 2003, an estimated 4 crore people were infected with HIV/AIDS worldwide. 2/3 of them in Africa and half of the rest in South Asia. यानी कि ये एक और डेटा है एड्स को लेके कि कितना ज्यादा अफ्रीका के अंदर है और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो है वो साउथ एशिया के अंदर है जो एड्स नाम की बीमारी से इन्फेक्टेड है। North America and other industrialized countries, new drug therapies dramatically lowered the death rate from HIV/AIDS in the late 1990s. तो अब देखिए नॉर्थ में जैसा हमने पहले भी बात किया कि जो नॉर्थ हेमिस्फेयर के कंट्रीज हैं, यूरोप है, रशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा है, ये कंट्रीज बहुत रिच हैं टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली बहुत एडवांस कंट्रीज हैं। इन्होंने थेरेपीज बनाई HIV/AIDS के लिए और अपने लोगों को दिया, पर ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। These treatments were too expensive to help poor regions like Africa, where it has proved to be a major factor in driving the region backward into deeper poverty. अब देखिए दवाई महंगी होगी तो जो इलाज कराएगा उसके पास इतने पैसे नहीं हैं अगर, तो उसका घर बार सब बिक जाएगा, तो वो और ज्यादा पॉवर्टी के जाल में फंसता जाएगा। पहले से ही गरीब इंसान है, इलाज कराने कराते उसके पास जो भी इनकम जनरेटिंग या एसेट्स जो थे वो सारे एसेट्स उसके बिक गए और इस वजह से वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसी तरह से इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस सी have emerged while old diseases like tuberculosis, malaria, dengue fever and cholera have muted into drug resistant forms that are difficult to treat. तो इसी तरह से अलग अलग बीमारियां जो हैं उनके भी नाम लेके कहा जा रहा है कि इमर्ज की हैं इबोला वायरस, हंता वायरस, हेपेटाइटिस सी, ये नई बीमारियां आई हैं। जो पुरानी बीमारियां थी डेंगी, मलेरिया, साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस, इनमें म्यूटेशन हो गया है और इसकी वजह से जो दवाइयां मार्केट में हैं उसमें से बहुत सारी दवाइयां इनके ऊपर असर नहीं करती हैं। एवरीथिंग कुड नॉट बिकम अ सिक्योरिटी इशू टू कॉल, यानी कि अब हर चीज को हम सिक्योरिटी इशू के अंदर काउंट नहीं कर सकते। To qualify as a security problem, therefore, an issue must share a minimum common criteria. क्या है, अगर किसी भी चीज को हमें कहना है कि एक सिक्योरिटी इशू है तो मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया को क्वालिफाई से करना चाहिए। क्या? थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट, अ स्टेट और ग्रुप ऑफ पीपल, तभी जाकर वो क्वालिफाई करता है एज अ सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जब वो एक स्टेट के एग्जिस्टेंस को यानी कंट्री के एग्जिस्टेंस को या ग्रुप ऑफ पीपल के एग्जिस्टेंस को खतरे में डाल दे। दो द प्रिसाइज नेचर ऑफ दिस थ्रेट मे बी डिफरेंट, कि प्रिसाइज नेचर बहुत अलग हो सकता है इस थ्रेट का, बट इस तरह से एक कॉमन क्राइटेरिया तो है जिसको क्वालिफाई करना चाहिए। The non-traditional conceptions of security, like traditional conceptions of security, vary according to local context. और उसी तरह से जैसे ट्रेडिशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो वेरी करता है रीजन टू रीजन, उसी तरह से नॉन ट्रेडिशनल सेंस में भी जो कॉन्सेप्शन है सिक्योरिटी का वो भी चेंज करता रहता है लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। आई होप आपको अभी यहां तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है। तो अभी हमने बात की कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, नोशन क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। फिर हमने बात की नॉन ट्रेडिशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। बात करते हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की। कोऑपरेशन में भी बायलैटरल बिटवीन एनी टू कंट्रीज। तो हम जैसे कहते हैं कि इंडिया का यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है, इंडिया का बायलैटरल रिलेशंस है, तो इस तरह से कहते हैं। तो बायलैटरल का मतलब दो होता है, दो कंट्रीज के रिलेशंस को हम बायलैटरल रिलेशंस कहते हैं। कोऑपरेशन भी बायलैटरल हो सकता है, मल्टीलैटरल हो सकता है, बायलैटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल, ग्लोबल, इस तरह के हो सकते हैं।
It would all depend on the nature of the threat and the willingness and ability of countries to respond. तो ये कंट्रीज की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के थ्रेट को फेस कर रही हैं और कितना विलिंग है उसके ऊपर काम करने के लिए. तो वो किस तरह का कोऑपरेशन चूज करेंगी वो उनके ही ऊपर डिपेंड करता है. कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व अ वेराइटी ऑफ अदर प्लेयर्स, बोथ इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकती हैं कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज आ सकते हैं, बिजनेस बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज आ सकते हैं, एंड ग्रेट पर्सनालिटीज जो वर्ल्ड के लेवल पे जिन पर्सनालिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं, जिनसे जो हमें मोटिवेट करते हैं, वो भी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Now, cooperative security may involve the use of force as a last resort. Cooperative security जो है वो फोर्स को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करती है. ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी एक कंट्री को थ्रेट हुआ और उसके साथ जितनी कंट्रीज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं वो सब मिलके उस थ्रेट को कम करने के लिए, मान लीजिए एक दूसरी कंट्री से उसको थ्रेट लग रहा है तो सब मिलके उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे. ऐसा नहीं होता है. ये कंट्रीज जो है उस कंट्री के ऊपर प्रेशर बना सकती हैं, बात करने के लिए दोनों कंट्रीज को फोर्स कर सकती हैं कि रिजॉल्व करो. तो इस तरह की चीजें होती हैं. The international community may have to sanction the use of force to deal with governments that kill their own people or ignore the misery of their populations who are devastated by poverty, disease and catastrophe. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किसी गवर्नमेंट को वो सैंक्शन कर सकती है. जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो ये सैंक्शन दे सकती है किसी सरकार के खिलाफ आर्म्स का, मिलिट्री यूज करने का, अगर कोई कंट्री जो है वो अपने ही लोगों को इग्नोर कर दे, उनकी मिजरीज को इग्नोर करने लगे, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है पॉवर्टी के कारण, डिजीज के कारण या कैटास्ट्रोफी के कारण. इट मे हैव टू अग्री टू द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिस्ट एंड दोज हु हार्बर्स देम. तो साथ ही साथ ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जो इंटरनेशनल क्राइम का हॉटस्पॉट होती हैं, जहां पे टेररिस्ट जो है उनको सेफ हेवन मिलता है, क्रिमिनल्स को सेफ हेवन मिलता है. उनके खिलाफ भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो वो सैंक्शन कर सकती है कि हाँ इस देश के खिलाफ जो है हमें एक मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा. अब बात कर लेते हैं इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की. इंडिया इज फेस ट्रेडिशनल यानी मिलिट्री थ्रेट. तो इंडिया को ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के थ्रेट्स जो हैं वो परेशान करते रहते हैं. ट्रेडिशनल थ्रेट क्या है? मिलिट्री, जैसे इंडिया का पाकिस्तान से लड़ाई करना, मतलब जब पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, या इंडिया और चीन के साथ जो लड़ाई हुई उसका, तो ये मिलिट्री थ्रेट के एग्जांपल्स हैं. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू इट्स सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर्स. अब नॉन ट्रेडिशनल के अंदर जैसे इंटरनली जो है हमारे अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, नक्सलाइट और माओइस्ट मूवमेंट्स चले इस देश के अंदर. नॉर्थ ईस्ट के अंदर अलग एक प्रॉब्लम चल रहा था. तो इस तरह के इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे इंडिया को डील करना पड़ता है. फर्स्ट कंपोनेंट was strengthening its military capabilities because India has been involved in conflicts with its neighboring Pakistan in 47, 48, 65, 71 and 99 and China in 1962. तो जो पहला कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, उसके अंदर हमने क्या किया? हमने अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया. क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान से 4 बार लड़ाई कर चुके हैं, हम चीन से 1 बार लड़ाई कर चुके हैं, तो इसलिए हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना पड़ा. Since it is surrounded by nuclear armed countries, India's decision to conduct nuclear tests in 1998 was justified in terms of safeguarding national security. India first tested a nuclear device in 1974. तो इसीलिए इंडिया ने 1998 के अंदर जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, दुनिया को बताने के लिए कि हमारे आसपास की सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट, हमें पता था इंटरनल जो हमारा अपना एक सोर्स होता है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, चाइना के पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, रशिया के पास ऑलरेडी हैं. तो इस तरह से इंडिया चारों साइड से न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज से घिरा हुआ था. तो उसने कहा कि अब हमें भी बताना होगा कि हमने ये कैपेबिलिटी अक्वायर कर ली है. और इसीलिए 1991 में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया. और साथ ही साथ अगर इसी में हम ऐड कर दें तो इंडिया ने सबसे पहली बार एक न्यूक्लियर जो डिवाइस है उसको टेस्ट किया था 1974 में.
द सेकेंड कंपोनेंट यानी जो नॉन ट्रेडिशनल सेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल वाली बात है नोशन ऑफ सिक्योरिटी, India's security strategy has been to strengthen international norms and international institutions to protect its security interests. तो हमने international norms and international institutions को protect किया है ताकि नॉन ट्रेडिशनल जो नोशन है सिक्योरिटी का उससे रिलेटेड चीजों से लेके हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru supported the cause of Asian solidarity, decolonization, disarmament and the UN as a forum in which international conflicts could be settled. तो इसी तरह से हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे एडवोकेट किया कि हमें डीकोलोनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, एशियन सॉलिडारिटी यानी एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उनके अंदर सॉलिडारिटी होनी चाहिए, एक दूसरे से लड़ने की बजाय उनको एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट के पाथ पे जल्दी से मतलब तेजी से अग्रसर हो सके. साथ ही साथ यूएन को एक ऐसा फोरम बनाना चाहिए जहां पे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को जाके बातचीत के सहारे रिजॉल्व किया जा सके. India took initiatives to bring a universal and non-discriminatory non-proliferation regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapons of mass destruction. मतलब तो इंडिया ने ये कहा कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स रखने का हक होना चाहिए तो हमें भी ये हक मिलना चाहिए कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स रख सकें और हर किसी कंट्री के पास ये हक होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 कंट्रीज को परमिशन मिले न्यूक्लियर वेपन्स रखने की और बाकी दुनिया के किसी भी देश को ये परमिशन ना मिले. तो वो कह रहे थे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम जहाँ पे सारी कंट्रीज को सेम राइट्स होना चाहिए और उनके ऑब्लिगेशंस भी एक जैसे ही होने चाहिए. इंडिया यूज नॉन अलाइनमेंट to carve out an area of peace outside the bloc politics of the two superpowers, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. नाम मूवमेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं. तो इंडिया ने इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया कि ये जो 2 सुपर पावर ब्लॉक्स थे, एक यूएस का ब्लॉक और एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक्स के अलावा एक तीसरा ब्लॉक बनाया नॉन अलाइंड जिसके अंदर वो कंट्रीज थी जिन्होंने कहा कि हम किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे. India joined 160 countries and ratified the 1997 Kyoto Protocol for reducing emissions of greenhouse gases. India sent troops on UN peacekeeping missions in support of cooperative security initiative. इसके साथ साथ इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया 160 से ज्यादा कंट्री के साथ मिलके. और क्यों? क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना था. साथ ही साथ इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. तो इंडिया जो है वो बहुत सारी अपनी फोर्सेस भेजता है. यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है. द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज दैट इंडिया हैज ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम टू आर्टिकुलेट देयर ग्रीवांसेस. तो इंडिया के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं और उसको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अडॉप्ट किया है जिसके अंदर लोगों को अपने जो ग्रीवांसेज हैं, जो अपनी वो बातें बताना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे बातचीत करके उसका हल करें, उसका कौन सा पीसफुल मीन्स से हम रिजॉल्व करें उन ग्रीवांसेस को, उन इश्यूज को. ये तरीका और ये अप्रोच अडॉप्ट किया है इंडिया ने. Several militant groups from areas like Kashmir, Nagaland, Mizoram, Punjab try to break away from India. तो हमें बहुत सारे थ्रेट्स भी मिलते रहे, जैसे कश्मीर में, पंजाब के दौरान एक समय इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, नॉर्थ ईस्ट का भी प्रॉब्लम रहा है. तो हमने कोशिश की है इन चीज़ों को पीसफुली रिजॉल्व करने की. फाइनली देयर हैज़ बीन an attempt in India to develop its economy in a way that the vast mass of citizens are lifted out of poverty and misery and huge economic inequalities are not allowed to exist. तो जहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इन्हांस किया, वहीं इकोनॉमी के सेंस में हमने अपने ग्रोथ रेट को फास्टन किया. मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी. तो हमने गरीबी से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला ताकि गरीबी जो है उससे उनको बाहर निकाले और जो ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस गरीबी की वजह से होती है वो एग्जिस्ट ना करे. अगर ऐसा होगा एक कंट्री, एक सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डिसकंटेंट रहेगा, असंतोष रहेगा, और जिस सोसाइटी के अंदर डिसकंटेंट बढ़ जाए वो सोसाइटी या वो कंट्री कभी भी पीसफुली नहीं रह सकती है. The attempt has not quite succeeded. We are still a very poor and unequal country. Yet, democratic politics allows spaces for articulating the voice of the poor and the
डिप्राइव्ड सिटीजन्स। तो ये कहना कि हमने जितना किया है हमें उससे कहीं ज़्यादा अभी और करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है जो आज बहुत गरीब है, लेकिन हमने क्योंकि डेमोक्रेटिक अप्रोच लिया है तो वहाँ पे उनको स्पेस मिलता है जहाँ पे वो अपनी बातें आर्टिकुलेट कर पाते हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं। There is a pressure on the democratically elected government to combine economic growth with human development। यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं और हमारे यहाँ जो सरकारें चुन के आती हैं उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, एक चेक होता है कि वो जो है वो क्या करेंगी, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी। Thus, democracy is not just a political ideal, a democratic government is also a way to provide greater security। तो इस तरह से हमने जो अप्रोच लिया, डेमोक्रेटिक अप्रोच लिया है, वो क्या करता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, इट इज ऑल्सो कि इट इज अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी इन द सेंस आपके देश के अंदर जो सिचुएशंस हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, आप उसको डेमोक्रेटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जिससे आपकी सोसाइटी के अंदर डिसकंटेंट कम होता है, सोशल जो बॉन्डिंग है डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, वो बेहतर होती है। दे वर्क एज वन, यूनाइट होकर देश के लिए काम करते हैं और इससे हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत बल मिलता है। तो ये था इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा सिक्योरिटी के सेंस में। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो क्या बोल रहे हैं, सो दैट्स ऑल। इस चैप्टर में जो मेन बातें थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने बता दी है आपको। इन वीडियोस को ध्यान से देखिए, जहाँ पे लगे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोबारा जाइए, पॉज करके रुकिए, सुनिए, स्पीड स्लो करके, फास्ट करके, आप बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ जो नोट्स आपको दिए जाएंगे उसको साथ रख के पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। और अपने आंसर्स में जैसे मैंने कहा कि आप फैक्ट्स का इस्तेमाल, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें, वो आपके एग्जाम्पल को, आपके आंसर को बहुत ज़्यादा मार्क्स फेचिंग बना देगा। ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।